हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, आज हम फिर से जो सैलरी है, वेतन, उसका दूसरा वीडियो लेके आए हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने यह चर्चा की थी कि किसी भी सरकारी कर्मचारी का जो वेतन है वो उसके मैक्सिमम वेतन से अधिक नहीं हो सकता। प्रोबेशन काल में सरकार द्वारा निर्धारित जो वेतन है वो मिलता है, और पहले से यदि वह जॉब में है तो 2 साल तक उसको जो पूर्व में वेतन मिल रहा है वही मिलता रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी कर दें। तो अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं कि प्रोबेशन काल में जो वेतन मिल रहा है उसमें अपवाद क्या क्या हैं। विद्यालयों, महाविद्यालयों में अध्यापन करने वाले कर्मचारी जो राजस्थान सेवा नियमों के नियम 97 के नीचे निर्णय 1 अनुच्छेद 1 के अनुसार विश्रामकालीन वेतन प्राप्त करते हैं, उनके लिए नए शिक्षण सत्र में उसी पद पर प्रतिनियुक्ति होने पर प्रारंभिक वेतन, विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन या वेतन के रूप में वर्गीकृत अन्य जो भी परिलब्धियों के अतिरिक्त जो भी वेतन है उससे उस वेतन से कम नहीं होगा। अतिरिक्त जो भी अन्य वेतन मिल रहा है उससे कम नहीं होगा जिसे उसने गत अवसर पर प्राप्त किया था। गत ऐसे समय में अवधि को जिसमें उसने वेतन प्राप्त किया था उस वेतन के समकक्ष वेतनमान में वृद्धि के लिए गिना जाएगा, बशर्ते वह अपना कार्य ग्रहण अगले शिक्षण सत्र के आरंभ की तारीख से 1 माह की अवधि के लिए कर लेता है। तो दोस्तों, इस तरह से यह महाविद्यालय और विद्यालय में बताया गया है कि कई बार प्रतिनियुक्ति पर चले जाते हैं कोई व्यक्ति, और प्रतिनियुक्ति पर जाने पर जो भी वेतन मिलेगा उसको वास्तविक वेतन, प्रारंभिक वेतन, व्यक्तिगत वेतन, तो इन में जो वर्गीकृत किया गया है इन परिलब्धियों के अतिरिक्त उस वेतन से कम नहीं होगा जिसने उसे गत अवसर पर प्राप्त किया था। पहले से जो भी उसका सैलरी चल रही है उससे कुछ ना कुछ अधिक हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा। ठीक है। और अगले शिक्षण सत्र में आरंभ की तारीख से 1 माह की अवधि तक कर लेता है। यदि कम से कम 1 माह की अवधि तक करता है तो यह होगा। इसी प्रकार वेतन भत्तों में प्रथम भुगतान की पद्धति के संदर्भ में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का हम अवलोकन करें। एक प्रश्न यह उठाया गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित आधार पर चयन होने के पश्चात जो अग्रिम वेतन वृद्धि के रूप में स्वीकृत अधिक प्रारंभिक वेतन को आरक्षित किया जा सकता है। अग्रिम जो वेतन वृद्धि है उसके रूप में स्वीकृत अधिक प्रारंभिक वेतन को आरक्षित किया जा सकता है या नहीं, यानी अग्रिम वेतन वृद्धि को स्वीकृत कर दो। तो यह स्पष्ट किया जाता है कि एक आज्ञा या विज्ञप्ति जो नियुक्ति अधिकारी द्वारा उसके नाम से जारी की गई है उसके द्वारा की गई नियुक्ति राजस्थान सेवा नियमों के प्रयोजन के लिए एक वैध नियुक्ति है और वेतन के स्थिरीकरण को शासित करने वाले नियम तदर्थ नियुक्ति और राजस्थान लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद ही की गई नियुक्ति में
कोई भेद नहीं करते। ठीक है ना। तो ये दोस्तों छोटा सा क्वेश्चन यहाँ आया है कि आरपीएससी द्वारा या पीएससी द्वारा जो भी चयन हो गया, चयन होने के पश्चात नियुक्ति के समय जो वेतन वृद्धियां हैं उसके रूप में स्वीकृत अधिक प्रारंभिक वेतन को आरक्षित किया जा सकता है। नियुक्ति के समय तदर्थ चयन हो जाने पर तदर्थ नियुक्ति के समय अग्रिम वेतन वृद्धियों के रूप में स्वीकृत अधिक। तो यह स्पष्ट किया गया है कि एक आज्ञा विज्ञप्ति और नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी की गई है और आरपीएससी के प्रयोजन में एक वैध नियुक्ति है और वेतन के स्थिरीकरण को साक्षिण करने के लिए आरपीएससी के परामर्श के बाद नियुक्ति में कोई भी भेद नहीं करते। परामर्श के बाद की गई नियुक्ति में कोई कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब तदर्थ नियुक्ति करने पर प्राधिकारी द्वारा अग्रिम वेतन वृद्धियां स्वीकार करते समय अस्थायी नियुक्तियां की होगी, जबकि लोक सेवा आयोग में भी गुणात्मक चयन पर ऐसे उच्च प्रारंभिक वेतन की अभिशंसा करता है जो कभी कभी सरकार को मान्य नहीं होती है। तो यहाँ यह अग्रिम वेतन वृद्धि के हवाले की हम बात कर रहे हैं। क्या यह होगी या नहीं होगी, यह काफ़ी हद तक सरकार तक है, सरकार मान्य करती है और आरपीएससी भी गुणात्मक चयन के द्वारा ऐसे उच्च प्रारंभिक वेतन की अभिशंसा करता है। अतः निर्णय किया जाता है कि जब कभी भी तदर्थ नियुक्तियां आरपीएससी द्वारा नियमित भर्ती की अपेक्षा में की जाए उस समय उच्चतर प्रारंभिक वेतन नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह निहित अधिकार उत्पन्न करेगा और आरपीएससी द्वारा गुणात्मक चयन में समस्या उत्पन्न करता है। ठीक है। नियुक्ति हो गई, नियुक्ति होने के बाद में उच्चतर वेतन प्रारंभ से ही नहीं दिया जाता है, कहीं ना कहीं प्रोबेशन लागू होगा और फिर उसके बाद ही दिया जाएगा। स्पष्टीकरण। राजस्थान लोक सेवा आयोग के निर्णय 1 के अनुसार रिक्त स्थानों पर वर्णित शर्तों के अधीन 31 दिसंबर को पूर्व में ही महाविद्यालयों के शिक्षण सत्र में अस्थायी नियुक्त व्यक्तियों को अवकाश पर भुगतान योग्य है। महाविद्यालय है, शिक्षण सत्र है, उसमें अस्थायी नियुक्त व्यक्तियों को जो अवकाश में है उस पर भी वेतन मिलना चाहिए। यह प्रश्न उठाया गया है। इस मामले में अवकाश वेतन का भुगतान किस तरह से नियमित किया जाए, जहां एक वरिष्ठ अध्यापक जो अस्थायी रूप से सत्र के अंत तक व्याख्याता के पद पर नियुक्त किया जाता है, तो अगले सत्र में महाविद्यालय सत्र आरंभ के 1 माह में व्याख्याता के रूप में पुनः कार्य पर आता है। ठीक है। तो जो भी अस्थायी है उसको अवकाश का वेतन दिया जाना चाहिए। इस प्रकरण की समीक्षा कर ली गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे प्रकरण में अवकाशों का वेतन व्याख्याता के पद पर प्रसंगानुसार देय है, बशर्ते कि नियम 97 के नीचे निर्णय संख्या 1 में वर्णित शर्तों को पूरा कर लिया गया हो। और यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वरिष्ठ अध्यापक के वेतन का निर्धारण उसके व्याख्याता के रूप में नए सत्र में पुनर्नियुक्ति पर राजस्थान नियम 24 के नीचे दिए गए अपवाद के अधीन किया
जाता है, परंतु शर्त यह है कि व्याख्याता के पद पर प्रसंग में अवकाश वेतन आहरित करता है। जैसे ये हमने यहाँ पढ़ा था कि विद्यालयों में या फिर महाविद्यालयों में जो भी विशेष वेतन मिलता है प्रतिनियुक्ति में, जो उसको मिल रहा है कुछ ना कुछ अधिक ही मिलेगा, कम नहीं मिलता है, और वह 1 माह की अवधि कम से कम होनी चाहिए। तो प्रशिक्षण काल आदि में वेतन सेवा नियम 7 और ये 8वां पॉइंट ख के अंतर्गत प्रशिक्षण अवधि में कर्तव्य के रूप में समझा जाने पर किसी भी राज्य कर्मचारी को ऐसा वेतन स्वीकृत किया जाता है जिसे सरकार न्यायोचित समझे, परंतु वह किसी भी परिस्थिति में उस वेतन से अधिक नहीं होगा जिसे राज्य सरकार कर्मचारी के अधीन कर्तव्य के अनुसार अन्य कर पर रहता तो प्राप्त करता। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में जो वेतन है उससे अधिक नहीं होगा। राज्य कर्मचारी यदि अधीन कर्तव्य के अंतर्गत अन्य कार्य पर रहता तो प्राप्त करता। तो जो भी वेतन मिल रहा है उससे अधिक नहीं होगा, और ये सारा का सारा प्रशिक्षण अवधि के अंतर्गत ही है, एक राज्य कर्मचारी को स्वीकृत किया जाता है। तो प्रशिक्षण काल में जो वेतन है उसकी यहाँ विशेष बात हो रही है कि प्रशिक्षण काल में भी राज्य कर्मचारी को वेतन मिलता रहेगा, परिस्थिति में वेतन जो भी है वो होगा ही, परंतु जो भी कर्तव्य के अधीन जो वह कार्य कर रहा है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो और अच्छा लगा होगा और कुछ और बातें क्लियर होंगी कि प्रशिक्षण काल में प्रतिनियुक्ति काल में, ठीक है, और प्रोबेशनर काल में जो भी कर्मचारी होते हैं वो किस तरह से कार्य करते हैं और उनके वेतन निर्धारण किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो आपके दोस्तों बेल आइकन है जिससे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे तो उसको प्रेस करें। तो दोस्तों तब तक नए वीडियो आता है, उस तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें और खुश रहें।